अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड एट फेयर वैल्यू कैसे चलता है, क्या बोलता है ये कंसेप्ट? कोई भी बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, इट इज़ इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना, ठीक है। लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज, मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। अब हमको ये भी पता है कि जब बॉन्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो बॉन्ड की वैल्यू चेंज होती जाती है। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट रेट और फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फिक्स्ड इनकम पढ़ेंगे हम तो उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा आफ्टर द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड इशू हो गया उसके बाद, तो बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट। अब आपने एक बॉन्ड इशू किया, रिमेंबर दिस कि जब हम डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करते हैं तो डिस्काउंट और प्रीमियम में हम एक रेट लेते हैं, वो वाला मार्केट रेट लेते हैं जो उस वक्त प्रिवेलिंग था जब बॉन्ड इशू किया गया। अब मान लो एक बॉन्ड इशू हुआ, उसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, उसका कूपन रेट है 5%, मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ इशुएंस इज 6%, तो आपने बोला कि और द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज 15 ईयर्स। अब आप बोलोगे सर ये बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू होगा, तो यू आर राइट, दिस बॉन्ड शैल बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। और जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, और डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 6%। 6% से हम बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे, जितना भी फ्यूचर कैश फ्लो बॉन्ड देगा, जितना भी फ्यूचर पेमेंट बॉन्ड करेगा, उसको हम डिस्काउंट करेंगे किस रेट से, 6% से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नाउ अब क्या, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ये रेट तो मार्केट रेट सेम थोड़ी होता है। मार्केट रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, है तो चेंज होते जाता है। मार्केट रेट बढ़ के 7% हो जाए, मार्केट रेट बढ़ के 8% हो जाए, मार्केट रेट बढ़ के 9% हो जाए, तो बॉन्ड तो और उसकी वैल्यू तो और गिरती जाएगी। द वैल्यू यू रिपोर्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द रेट 6%। 6% के हिसाब से आप वैल्यू रिपोर्ट करते हो, 6% के हिसाब से आप उसको अमोटाइज करते जाते हो, 6% के हिसाब से उसको बढ़ाते जाते हो। अगर ये बॉन्ड 1000 रुपीज़ का है और डिस्काउंट पे इशू होता है मान लो 970 रुपीज़ पे, तो 970 से 1000 तक इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी हर साल, क्योंकि इवेंचुअली इसको 1000 तक पहुंचना है। तो हर साल जो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि उसका डिस्काउंट अमोटाइज होते जाएगा, तो किस ये जो ट्रेजेक्टरी है, मयन याद करो फिक्स्ड इनकम में अपन ने पढ़ा था कांस्टेंट यील्ड ट्रेजेक्टरी, पढ़ा था अपन ने ये कंसेप्ट। तो ये जो एक ट्रेजेक्टरी होती है बॉन्ड की, एक ट्रेजेक्टरी मतलब इस स्पीड से इस पाथ पे बॉन्ड जाएगा और अपनी इस वैल्यू तक पहुंचेगा। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है 6% वाली ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू आज ये 15 साल का पूरा टाइम पीरियड है, 15 साल लिया ना, हाँ 15 ईयर्स, 15 साल के हिसाब से बॉन्ड को डिस्काउंट किया तो बॉन्ड की करंट वैल्यू ये है। और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे बॉन्ड 1000 पे, आफ्टर 15 ईयर्स बॉन्ड 1000 पे पहुंच जाएगा, तो धीरे धीरे इसका रेट बढ़ेगा। द स्पीड एट विच द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज इज द 6% रेट, 6% डिस्काउंट रेट। उसके हिसाब से बॉन्ड ने एक पाथ डिसाइड कर लिया कि उसको 970 से 1000 तक कैसे जाना है। बट 2-3 साल बाद मान लो 2-3 साल बाद बॉन्ड की जो वैल्यू है ऑन दिस पाथ 6% के हिसाब से डिस्काउंट करते हैं, तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 975 आती है, ठीक है, 2-3 साल बाद, ठीक है, 3 ईयर प्लस 3 ईयर्स 975। लेकिन 3 साल बाद मार्केट रेट बढ़ के 7% हो गया। अब 3 साल बाद मार्केट रेट बढ़ के 7% हो गया, तो बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू होगी वो अब 7% के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में तो आप 975 रिपोर्ट करोगे, पर जो मार्केट वैल्यू होगी बॉन्ड की वो 975 से गिर के कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। दिस इज़ द फेयर वैल्यू। क्यों कम हो गई? और क्योंकि अब मार्केट रेट बढ़ के कितना हो गया है, 7% हो गया। तो दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अकॉर्डिंग टू 7%। बट आप बॉन्ड को रिपोर्ट करो अकॉर्डिंग टू 6% रेट। आपने वो 6% रेट जो है उसको ही कांस्टेंट लेके चला है, कब तक? अगले 15 साल तक। बट मार्केट में रेट जरूरी नहीं है कि पूरे 15 साल तक 6% ही रहे, मार्केट रेट तो कम ज़्यादा हो सकता है।
तो दिस इज द फेयर वैल्यू. दिस इज व्हाट यू आर रिपोर्टिंग इन द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स after 3 years, and this is what the market value of the bond after 3 years. There is difference between the two. Why? Because the market rate of 960 considers which interest rate? 7%. But while reporting the bond in your income statement or balance sheet, you consider which rate? 6%. And you throughout the life of the bond you will keep considering 6% rate only. आप उसी को कैलकुलेशन में लोगे, आप 7%, 8%, 5%, 4% जो भी मार्केट रेट हो जाएगा आप उसको देखोगे ही नहीं. बट मार्केट उसको तो बॉन्ड को वैसे थोड़ी वैल्यू करता. मार्केट बॉन्ड को वैल्यू करता है. मार्केट जब मार्केट रेट चेंज होगा मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू अलग होगी. दिस इज व्हाट मेक्स द बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू. इसको मैं बोल सकता हूँ ये 975 क्या है? दिस 975 इज बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. This 960 is market value of the bond. Is this making clear? Is this point is clear to you? 975 is book value of the bond and 960 is market value of the bond. Is this clear? ठीक है, ये चलो ग्रेट. अब अंडरस्टैंड दिस, ये समझ में आ गया तो फिर ये देखो. नाउ कंपनी, व्हाट शुड अ कंपनी डू, व्हाट शुड एन इशूअर डू? वो 975 पे बॉन्ड को चलने दे या वो बॉन्ड को रिपोर्ट करे 960 पे उसकी फेयर वैल्यू पे. तो वेदर टू रिपोर्ट बॉन्ड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 960 और नॉट, इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड्स एट फेयर वैल्यू. ठीक है, देखो एज मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज, जैसे जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट बदलता है बॉन्ड्स कैरिंग अमाउंट डाइवर्जेस फ्रॉम द बॉन्ड्स फेयर मार्केट वैल्यू. कैरिंग अमाउंट क्या है बॉन्ड का? अपने एग्जांपल में 975. और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है बॉन्ड की? अपने एग्जांपल में 960. दोनों में डाइवर्जेंस हो रहा है. मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो दोनों डाइवर्ज होंगे. अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा तो दोनों कन्वर्ज्ड रहेंगे, साथ साथ चलेंगे. बट वेन एवर देयर इज चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, लॉन्गर ड्यूरेशन वाले बॉन्ड में ऐसा होता ही होता है. मार्केट इंटरेस्ट रेट आर नॉट सेम फॉर सच अ लेंथ ऑफ टाइम. 15 साल 20 साल तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कैसे सेम रहेंगे? वो तो चेंज होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो बॉन्ड की फेयर वैल्यू और मार्केट इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप है. मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की फेयर वैल्यू गिरेगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड की फेयर वैल्यू बढ़ेगी. कंपनीज हैव द ऑप्शन टू रिपोर्ट फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू as both IFRS and US GAAP give companies an irrevocable मतलब एक बार आपने इसको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट कर दिया तो फिर चेंज नहीं कर सकते. irrevocable ऑप्शन टू रिपोर्ट डेट एट फेयर वैल्यू. डेट को भी आप फेयर वैल्यू पे क्या कर सकते हो? रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन है कंपनी के पास कि कंपनी चाहे तो उसको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करे. अब अभी तक बुक में वैल्यू क्या है? 975. मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 960. इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू रिपोर्ट दिस बॉन्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ 960, व्हाट द कंपनी विल डू? कंपनी उसको 960 पे रिपोर्ट कर देगी, उसकी वैल्यू 975 से गिरा के 960 कर देगी. पर ये जो 15 रुपये का डिफरेंस है, ये 15 रुपये का डिफरेंस क्या होगा? 15 रुपये के डिफरेंस में 15 रुपये का डिफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? 15 रुपये के डिफरेंस को आपको इनकम स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा. अच्छा, ये जो 15 रुपये का डिफरेंस है आप इनकम स्टेटमेंट में डालोगे, इट विल बी योर इनकम और इट विल बी योर लॉस. 15 रुपये से बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई. इनकम और लॉस, गेन और लॉस. ये जो 15 रुपये से 975 था, अभी तक 975 था, 975. हाँ, नो, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम. क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है. बॉन्ड इज योर लायबिलिटी. अगर बॉन्ड की वैल्यू गिरती है तो ये तो लायबिलिटी. अगर मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो इट्स अ गेन फॉर मी ना. ये तो मेरे लिए इनकम हो गई. मतलब अर्लियर आई हैड टू पे 975, ये मेरी लायबिलिटी थी 975 की. अब मालूम पड़ा अच्छा मेरी लायबिलिटी कम हो गई, 960 हो गई, तो आई हैव अर्नड दिस डिक्रीज इन लायबिलिटी. तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज गुड फॉर मी, इट्स गुड फॉर द इशूअर. तो ये इनकम साइड रिपीट होगी. तो देखो ये नीचे टेबल पढ़ो. मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड की फेयर वैल्यू गिर रही है.
इससे बैलेंस शीट लायबिलिटी जो है बॉन्ड की वो गिर रही है और इनकम स्टेटमेंट में उसको इनकम रिपोर्ट करना है। बट अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ती है, इससे बैलेंस शीट लायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज़ अ लॉस फॉर मी, तो ये लॉस है। क्लियर?